बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 जनवरी पाकिस्तान में पीर की शाम और आसिम मुनीर से डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 44। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। बहुत ही गर्मा गर्म वीलॉग है आज का, क्योंकि एक तरफ तो डीजी आईएसपीआर खुलकर सीधा ही हमलावर हो गए हैं सुहेल अफरीदी पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि आर्म्ड फोर्सेस के जो तर्जुमान हैं, मतलब डीजी आईएसपीआर यूनिफॉर्म में मलबूस एक लेफ्टिनेंट जनरल, वो सीधा ही हमलावर हो गए हैं। अब दू बदू लड़ाई शुरू हो गई है मीडिया की दुनिया में या नैरेटिव की दुनिया में। डीजी आईएसपीआर वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा का तकरीबन पूरा सूबा ही आप कह लीजिए, क्योंकि वो 4.5 करोड़ लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। और जिस बात के ऊपर डीजी आईएसपीआर की और उनकी दू बदू लड़ाई शुरू हुई है, उस बात के ऊपर सिर्फ चीफ मिनिस्टर अकेले नहीं हैं, उनकी पूरी कैबिनेट उनके साथ है, उनकी पूरी असम्बली उनके साथ है। जब मैं असम्बली कहता हूं तो मैं हुकूमती अराकीन नहीं कहता, पूरी अपोजिशन भी उनके साथ है। और ऐसी अपोजिशन भी साथ है जो असम्बली में नहीं है, और ट्राइबल एल्डर्स भी उनके साथ हैं। तो दूसरे लफ्जों में डीजी आईएसपीआर जो है वो खुलकर अब खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सूबे से लड़ना शुरू हो गए। ये क्या खबर है, इसको तफसील से रखेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी आज मैं नॉर्मली हमारी जो एडिटोरियल पिक होती है कि पहली खबर कौन सी रखनी है, दूसरी, तीसरी, बहुत आसान होता है। आज बहुत मुश्किल था कि पहली खबर आपके सामने कौन सी रखनी है, क्योंकि पहली खबर जो है वो उससे भी ज़्यादा गर्म है। और वो खबर ये है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उन्होंने कोर कमांडर पेशावर को कहा है कि आप असम्बली तशरीफ़ लाएं और हमारी असम्बली की जो कमेटी है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको ब्रीफ करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो सूबे के अंदर गदर मचा हुआ है, इसकी वजूहात क्या है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बाबर सलीम सवाती बड़े ही दिलेर हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि वो अपने आइनी जो उनके फ़राइज़ हैं और जो आइन उनको एम्पावर करता है, उसको पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहे। इससे पहले भी मुतद्दद बार बड़ी ही जमामर्दी के साथ उन्होंने आइन के पीछे पूरा पहरा दिया है। वो कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट गन, इट इज़ मैन बिहाइंड द गन। तो बाबर सलीम सवाती एक ऐसे स्पीकर हैं जिस तरह के स्पीकर आपने पाकिस्तान के अंदर कम ही देखे होंगे। मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा। आपको पता है कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सूरी साहब, उन्होंने भी कमाल ही दिलेरी दिखाई थी जब हमारी हुकूमत गिराई जा रही थी। तो जो उन्होंने उस वक्त, आप सबको याद होगा जिस तरीके से उन्होंने उस सबको हैंडल किया था, उस दिलेरी को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो ज़माना चल रहा है, इस ज़माने के अंदर बाबर सलीम सवाती ने पै दर पे आइन की हिफाजत की है। वो सेनेट का इलेक्शन हो या मिनरल्स का बिल हो या कोई और ऐसी सूरत हाल हो जहां पर उन पर भरपूर प्रेशर था। और स्पेशली जब गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल और पॉलिसी अपनाए हुए थे, मतलब कि आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर और पॉलिसी अपनाए हुए हो, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर का खड़े रहना अपने पाँव के ऊपर वाकई तहसीन के काबिल है। हमारी कौम का मसला ये है कि दिलेरी चाहती है, लोगों को चाहती है कि खड़े हो जाएं, लेकिन जो लोग खड़े होते हैं फिर उनकी तहसीन नहीं करती, उनको फरामोश कर देती है, अपने हीरोज़ को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करती। हमारी यहाँ से बहुत सारी अप्रिसिएशन बाबर सलीम सवाती, उनके अहल खाना के लिए, और दुआ भी है कि अब वो महफूज रहें, क्योंकि जो खत उन्होंने लिख दिया है उसके बाद कोर कमांडर साहब हों या डीजी आईएसपीआर हों, खत्ते तो उनके ज़रूर पड़ जाएंगे। खत उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने एक जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के स्पीकर और कस्टोडियन के तौर पर एक खत लिखा है कोर कमांडर पेशावर को। उनको उन्होंने लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कोर कमांडर पेशावर से सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। अजीज़ुल्लाह खान बीबीसी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से, उन्हीं की ये खबर है, इसलिए आपके सामने रखते हैं। खत भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानब से पेशावर के कोर कमांडर से कहा गया कि वो सूबे में सिक्योरिटी से मुतल्लक खुसूसी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग दें। सूबाई असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती की हदायत पर लिखे गए खत में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, बिलखसूस जमशुदा अजला में जारी सिक्योरिटी इकदाम और दरपेश चैलेंजेस के तनाजर में खुसूसी कमेटी के किरदार और मैंडेट से आगाह किया गया। लेटर में तफसील से लिखा गया कि ये जो आपने ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें शुरू कर रखी हैं जमशुदा अजला के अंदर, इसके बारे में आकर हमें बताइए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। खत में कहा गया कि कमेटी अब तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और कबायली अमूर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा समेत अहम इदारों से तफसीली ब्रीफिंग हासिल कर चुके हैं, जिनकी रोशनी में सिफारिशात और असम्बली में पेश की जाने वाली रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जा रही है। और मशावरती अमल के तसलसल में कोर कमांडर पेशावर से इन कैमरा ब्रीफिंग अहम है, ताकि सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जामे और हमा जहत जायज़ा लिया जा सके। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने उन्हें बताया कि हम ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी और जो दाखिला के सेक्रेटरी हैं, मतलब एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनसे और आईजी पुलिस से हम ऑलरेडी ब्रीफिंग ले चुके हैं। तो आप कोर कमांडर भी आ जाएं और वो भी ब्रीफिंग दें और बताएं कि यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है। ख्याल रहे कि खसूसी सिक्योरिटी कमेटी का क़याम सूबे में अमन व इस्तेहकाम से मुतल्लक जामे पार्लिमानी मुशावरत के लिए अमल में लाया गया था, और इसमें कायदे ईवान, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, सूबाई वज़रा, पार्लिमानी लीडर्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अराकीन शामिल हैं। मतलब पूरे का पूरा सूबा इसमें शामिल है। ये कोई हुकूमती कमेटी नहीं है, ये पूरे ईवान की, पूरे सूबे की कमेटी है।
अब ये जो बाबर सलीम सवाती साहब का 11 कोर के जो वहाँ पर बुखारी साहब हैं गालिबन कोर कमांडर, ये वही हैं जिनके दामाद पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी की जद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। कहा जाता है उनके बारे में, क्लेम किया जाता है कि गालिबन वो इनके दामाद हैं। अब हकीकत क्या है ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल उन्होंने उनको ये ब्रीफिंग के लिए ख़त लिखा है। अब 11 कोर इस पर ब्रीफिंग देगी या नहीं, माजी देखें तो इसके ऊपर ब्रीफिंग देने के बजाय ये टारगेट करेंगे जो स्पीकर साहब हैं और दूसरे लोग हैं उनको, और कहेंगे कि आपकी इतनी ज़रूरत कि आपने हमसे ब्रीफिंग मांग ली है, लेकिन जो सूबे का मिजाज है, ओवरऑल हालात है, मुझे लगता है कि शायद ब्रीफिंग देनी पड़े और देनी चाहिए भी, क्योंकि आइन और कानून यही कहता है। हाल ही में हमें डीजी ISPR बता रहे थे कि बाबा कौम जो हैं वो कौम के बाप हैं, मीन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही है। उन्होंने ये वाज़े तौर पर स्टाफ कॉलेज कोयटा में 1948 को बता दिया था कि सिविलियंस ने पॉलिसी बनानी है। बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बाबर सलीम सवाती उनको कह रहे हैं कि आएँ ताकि हम पॉलिसी बना सकें, आपको सुन के कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप क्यों ये यहाँ पर ऑपरेशन करना चाहते हैं। बाबा कौम बता गए थे कि आपने टांग नहीं अड़ानी, आपने गलत फहमी का शिकार नहीं होना, ये आपका काम नहीं है, आपने बाज रहना है इस काम से। सिविलियंस ने पॉलिसी बनानी है और आपने उस पॉलिसी को जो है वो फॉलो करना है। ये बाबा कौम इन्हें स्टाफ कॉलेज कोयटा में बता कर गए थे। अब ये उसके ऊपर अमल करते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों के अंदर भरपूर तरीके से पता चल जाएगा। अमल करते हैं या नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा तो पहले ही शुरू कर दिया गया है। अब बजाय ये कि इस खत को सीरियस लिया जाता, जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है उसके आइनी हक को तस्लीम किया जाता, जो पहला रिएक्शन है वो डीजी ISPR और ISI के ऑफिस से ये आया है कि पाकिस्तान के सारे मीडिया को, जी हाँ, ये हम आपके सामने पूरी जिम्मेदारी से कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम चैनल्स को ये बताया गया कि इस खबर के ऊपर सी तक नहीं करना, इस खबर को कवर तक नहीं करना, इस खबर का चर्चा नहीं होना चाहिए आपके मीडिया पर। आप देखेंगे कि यह खबर शायद ही पाकिस्तान के मीडिया में डिस्कस हो। ये जो रिपोर्ट हुई है ये भी BBC की तरफ से रिपोर्ट हुई है, पाकिस्तान के किसी मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया। तो जो कोर कमांडर हैं बुखारी साहब, जो पेशावर कोर के 11 कोर के गालिबन, उन्होंने ब्रीफिंग देनी है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो पहला काम डीजी ISPR के दफ्तर ने और ISI के ऑफिस ने किया है वो ये किया है कि पाकिस्तानी मीडिया को मना कर दिया है कि ये खबर कवर ही ना करे। अब खबर कवर ना करने का मतलब मिजाज को गरां गुजर गया है कि सिविलियंस ने कैसे कह दिया है कि आप आकर हमें ब्रीफिंग दें, क्योंकि सिविलियंस तो खामखा हैं यहाँ, मतलब कि जनरल साहबान जो ऊपर बैठे हैं उनको लगता है कि ये सूबाई असम्बली ने हमसे ब्रीफिंग मांग ली है, जाहिर है वो आंसरेबल है। उन तमाम लोगों के हमने पहले भी आपको वीडियो दिखाई, दोबारा आपके सामने ये वीडियो रख रहे हैं, जिसमें देखिए कि वादी तीरा के अंदर जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोग कैसे घर बेघर हो रहे हैं। इन लोगों ने वोट देकर इन लोगों को असम्बलियों में पहुंचाया है, जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, दे आर आंसरेबल टू दीज पीपल। और आप बाबा कौम के कहने के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो आंसरेबल हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को। लेकिन जो पहला नतीजा आया है अभी तक गैर हतमी, गैर सरकारी, लेकिन हम इस खबर के पीछे भरपूर तरीके से खड़े हैं, बिल्कुल अफवाह नहीं है, ये पक्की खबर है जो आपको दे रहे हैं कि सबसे पहले अगलों ने ये कहा है कि किसी सूरत भी ये खबर नहीं चलनी चाहिए। अभी तक की ये डेवलपमेंट है, आगे आगे देखें होता है क्या। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक से बढ़कर एक खबर जो है वो आज हमारे पास मौजूद है, जो आपके सामने इस व्लॉग में रखनी है। पहले तो जो हमारे सुहेल अफरीदी हैं उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पर सहाफ़ियों से, अब उसकी कुछ और रिपोर्टिंग सामने आई है। जाहिर है बात सारी डीजी ISPR और फौज के जो जनरल्स हैं उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसलिए आपको वो चीज़ें बता दें। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वे फॉरवर्ड मुज़ाहमत है। वही बात जो हम कहते हैं कि मुज़ाहमत होगी तो मामला जो हैं वो किसी तरफ लगेंगे, वरना जो काम पहले चल रहा था उससे तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो मुराद अली शाह हैं उनके साथ मुलाकात कैंसिल हो गई, क्योंकि मुराद अली शाह मुलाकात करने के लिए मौजूद नहीं थे। हालांकि ये पहले अफवाह आ गई थी या खबर आ गई थी कि कैंसिल हो गई, फिर नासिर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, कैंसिल नहीं हुई, मंडे को मुलाकात होगी। ये उन्होंने संडे वाले दिन बताया। आज मंडे को दोबारा वो मुलाकात ना हो सकी और सुहेल अफरीदी साहब ने बताया कि वो मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा उस खबर की तरफ जो खबर मैंने आपके सामने शुरू में रखी कि अब डीजी ISPR और उनका दफ्तर सीधा दूबदू लड़ाई में चला गया है आज खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने जो कराची में तकरीरें की, एक तो उन्होंने जाहिर है बार काउंसिल से भी खिताब किया, दूसरी जगहों पर भी जो खिताब किया वहाँ पर, और सहाफ़ियों से भी जो बातचीत की जो हमने इससे पहले आपको रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन है ये हमसे कोई इसकी कंसल्टेशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है वो दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं हो रही, सिर्फ हमारे यहाँ ही क्यों हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का ये पूरा एक प्लान था इन लोगों को वापस बसाने का, हमने मना किया था। फिर बाजवा साहब चले गए तो PDM की हुकूमत के अंदर, बाजवा साहब ने ही PDM की हुकूमत के अंदर इनको ला के दहशतगर्दों को वापस बसाया। ये तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ कराची में बात की। आज डीजी ISPR ने कोई भरम नहीं रखा अपनी पोजीशन का, अपनी वर्दी का, और आज सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखकर भेजा गया टेलीविजन को
और उन्हें जोर दिया गया कि आप ये चलाएंगे। टेलीविजन ऐसे नहीं करते। टेलीविजन को अगर आपने कोई खबर चलानी है, फॉर एग्जांपल अगर सुहेल अफरीदी कोई बात कह रहे हैं और वापस टेलीविजन पर ये चलवाना है कि वो गलत कह रहे हैं, तो आपको नाम देना पड़ेगा, चेहरा देना पड़ेगा। गुमनाम खबर नहीं चलती। टेलीविजन इस तरीके से चला सकेगा कि DGISPR कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने ये बात गलत की है। लेकिन अब गुंडागर्दी क्या है, अब माफिया की तरह सब कुछ को मैनेज किया जा रहा है। तो वो गुंडागर्दी ये है कि अपना नाम नहीं दिया गया, बल्कि पूरा एक स्क्रिप्ट बनाकर टेलीविजन चैनल्स को भेजा गया, साथ उसके एक वीडियो पैकेज बना के भेजा गया कि आपने ये चलाना है, और साथ उसके ये भी मुरवजा खबर है, ये भरपूर एक ऐसी खबर है जो आप ये कहिए कि हम मुतअद्दिद टेलीविजन चैनल्स के साथ बात करने के बाद आपके सामने रख रहे हैं। उन सब ने कंफर्म किया है कि हमें टेलीफोन आए, हम पर प्रेशर पड़ा, उसके बाद DGISPR के प्रेशर के बाद हम ये खबर दे रहे हैं। अब खबर क्या दिलवाई, आपके सामने रखते हैं। खबर यह दिलवाई कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन बयान और असल हकाइक। खबर यह दिलवाई PTV पर, समा न्यूज़ पर, दुनिया न्यूज़ पर, GNN पर, 92 न्यूज़ पर, एक्सप्रेस न्यूज़ पर, बाकी भी जो बच गए, कोई जियो, ARY, सब पर यह खबर चलवाई। एक ही लाइन में खड़े हो गए महमूद और अयाज, सब ने एक ही खबर दी, ज़ोरदार ब्रेकिंग, फटे चले धमाकेदार, और अस्करी ज़राए भी नहीं लिखा गया, सिक्योरिटी ज़राए भी नहीं लिखा गया। टेलीविजन चैनल इतने मजबूर थे, ये ऐसे ही है कि DGISPR ने कहा फलां बंदे को गाली निकालो, तो टीवी चैनल तो गाली नहीं निकालेगा ना। मैं अगर टीवी चैनल को कहूं कि भाई मैं फलां को ये गाली निकालना चाहता हूं, तो वो मेरे नाम से फिर चला देंगे कि फलां कह रहे हैं, शहबाज साहब कह रहे हैं, या फलां बंदा ये कह रहा है। लेकिन यहां टीवी चैनल्स के हाथ इतने बंधे हुए हैं कि उनको कहा अपनी तरफ से निकालो, और उन्होंने निकाली। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्टेटमेंट वो किसकी तरफ से चला रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से, मीन टेलीविजन अमूमी तौर पर या तो टेलीविजन की अपनी तहकीकाती रिपोर्ट होती है तब वो चलाते हैं, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स तो टीवी नहीं दे सकता किसी इंडिविजुअल के बारे में, वो भी जो सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो, बल्कि पूरे सूबे के बारे में। तो ये खबरें चलाई गई, गैर जानबदार मीडिया की गैर जानबदार रिपोर्टिंग थी ये। अंदाजा लगाएं, एक मुंतखब वज़ीर आला के खिलाफ चैनल बगैर किसी हवाले के इल्ज़ाम लगा रहा है। बगैर हवाले मतलब कि किसी शख्स का नाम नहीं है, किसी का बयान नहीं है, चैनल खुद से कह रहा है, मीन समा न्यूज़ कह रहा है, GNN कह रहा है, दुनिया न्यूज़ कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने प्रोपेगेंडा किया है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने झूठ बोला है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। मीन घटिया तरीन अल्फाज, घटिया तरीन लाइनें जो हैं वो बुलवाई गई टेलीविजन चैनल से। अच्छा, यही काम नहीं खत्म हुआ, आपको बताया कि टेलीविजन चैनल्स को एक वीडियो पैकेज बना के दिया गया और फिर एक लिस्ट दी गई, कहा कि ये एक्सपर्ट्स हैं जिनको आपने बुला के बीपर्स लेने हैं। मीन सब कुछ सेट करके दिया। मैंने आपको बताया ना, एक माफिया की तरह इस वक्त मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। पहले टिकर्स बना के दिए, एक मतन बना के दिया कि आपने ये चलाना है। अच्छा, अक्सर DG साहब की टीम जो है वो मेहनत नहीं करती, वो मतन जो है वो बनाते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जब वो लीक हो जाते हैं मैसेजेस, जैसे पिछले दिनों ड्रॉप साइट के वकास साहब ने कर दिए थे, फिर उसका डिफेंस क्या देते हैं कि ये चेक कर लें, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने। ओ भाई, जो आप बनाते हैं वही लीक होगा ना बाद में, आप पास से तो कोई नहीं लीक कर देगा। आप बनाते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैं तो वो फिर लीक भी तो वही होना है। बहरहाल जी, उसके बाद वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी लिस्ट भी टीवी को दे दी। अब टीवी बेचारा बंधा हुआ है, बेचारा कहें उन्हें या आप इसके अंदर शामिल जुर्म कहें उन्हें भी, कि उन्होंने अपनी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के पूरे सूबे पर इल्ज़ामात लगा दिए, उन एक्सपर्ट्स को लेके उनके इंटरव्यूज़ भी चला दिए। वो जो ISPR साहब के दफ्तर ने वो वीडियो बनाकर दी, वो भी बेचारों ने चला दी टेलीविजन ने, सारी धड़ाधड़। अच्छा, इस पर भी दिल पूरा नहीं हुआ, मीन शौक पूरा नहीं हुआ, इस पर भी फिर तलाल चौधरी साहब को उतारा गया। अच्छा, तलाल चौधरी भी अजीब ही बदकिस्मत आदमी है बेचारा। पहले पिछली दफ़ा रगड़ा गया नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के पीछे लग के अदालत से, और 4-5 साल करियर ख़राब हुआ। अब फिर गुड्डी चढ़ी है, मेरे खुद भी वजारत मिल गई, भाई को भी सीट मिल गई। अब फौजी भाई जो हैं वो जनरल्स जो हैं वो उनको दबा के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगली दफ़ा कोई और शामत आ जानी है। तो मेरा तलाल साहब को मशवरा यही है कि स्पीड ज़रा कम रखें, स्पीड आपने पाँव ज़्यादा दबा दिया है, ये लोहे के चने आपसे इतने हजम नहीं होने, बाद में इन्होंने आपके पीछे कोई नहीं खड़े होना। लेकिन बहरहाल आज उनसे 2-3 बहुत ही गंदी बातें करवाई इन्होंने। वैसे तो वो माशाल्लाह जब गुस्से में होते हैं तो वो ज़्यादा ही बोल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या बोलना है क्या नहीं। तो अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि आज उन्होंने बोले क्या। आज उन्होंने एग्जैक्टली वो बोला है जो योगी आदित्यनाथ ने इंडिया के अंदर इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनको बोला था। आज से 5-6 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है उसको बस का किराया मैं देता हूँ, और वो तकरीबन $20 के बराबर वो कीमत दे रहे थे बस का किराया मैं देता हूँ और वो इंडिया चला जाए। ये योगी आदित्यनाथ ने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को कहा था, और बड़ा कोहराम मचा था इसके ऊपर। आज सुहेल अफरीदी को यही मशवरा पंजाब के एक गबरू जवान ने, जो फैसलाबाद का रहने वाला है, उसने DGISPR, जो कि अगेन पंजाबी हैं, जो आपके आर्मी चीफ हैं वो अगेन पंजाबी हैं, उन्होंने माशाल्लाह से DGISPR साहब के अहकामात पर पंजाब के जवान ने बैठ के टीवी पर, जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, जो पूरे सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिशन समेत, उसको ये कहा है कि आपको अफगानिस्तान बहुत पसंद है, आप अफगानिस्तान के बड़े मदाह बने हुए हैं, आप उनका केस प्लीड कर रहे हैं, तो आप अफगानिस्तान चले जाएं।
यहाँ नहीं रुके तलाल चौधरी साहब, रुकते नहीं है वैसे, भले फिर कुछ भी हो, सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, भले फिर हड्डियां टूटें, कुछ भी हो, फिर नहीं रुकता भाई हमारा, मतलब सर धड़ की बाजी लगा देते। यहाँ नहीं रुके, यहाँ ब्रेक नहीं लगी। वो जो पीछे से चाबी भरी थी डीजी साहब ने, वो ज़्यादा ही भर दी। वो कई दफ़ा छोटी शुरली के अंदर मसाला ज़्यादा डाल दें तो वो, मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा तेज़ चलती, कई दफ़ा अपनी ही लुंगी में चल जाती है। ये उनके साथ भी यही हो रहा है। वो अब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को अगला जुमला ये कह रहे हैं कि अगर आप ना गए तो मैं आपको खुद छोड़ाऊंगा। योगी आदित्यनाथ से भी आगे निकल गए। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था कि मैं किराया दूंगा, इन्होंने कहा कि अगर आप खुद से ना गए तो मैं आपको वहां पर खुद छोड़ाऊंगा, मैं आपको वहां भेजाऊंगा, ये उन्होंने कहा। दूसरी स्टेटमेंट इससे भी खतरनाक कही। वो जो डीजी आईएसपीआर साहब से एक बुरी स्टेटमेंट दी गई थी, उनसे वो, जैसे वो 58 है ना, 58 वाली हरकत जो उनसे एक हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई के लोगों के ऊपर हमले क्यों नहीं होते, दहशतगर्द इन पर हमले क्यों नहीं करते, जिस पर सुहेल अफरीदी ने उनको जायज़ रगड़ा फेरा था कि आप हमें कत्ल करवाना चाहते हैं, हमारे लोगों पर हमले होते रहे, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग जख्मी हुए, तो ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का आप झूठ बोल रहे हैं और किस तरह का आप ये गंदा काम कर रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को कह रहे हैं इन पर हमले नहीं किए, इन पर करें। उस पर अब जाहिर है, अपना मैंने आपको बताया ना कि हमारे जनरल्स जो हैं वो, उनसे कोई बुरा काम हो भी जाए तो वो बहुत ही मुस्तैदी से उसको किसी ना किसी सिविलियन के खाते में डाल लेते हैं। जैसे याया खान ने मुल्क तोड़ा, कमाल उन्होंने उस्तादी से वो सब कुछ भुट्टो साहब के सुपुर्द कर दिया। और उस वक्त जैसे तलाल चौधरी साहब आज डेढ़ होशियार बने हुए, उस वक्त भुट्टो साहब भी बहुत होशियारी के अंदर वो सारा कुछ उन्होंने अपने पल्ले में डाल लिया, क्योंकि सियासतदान भी ताकत के तरसे होते हैं, उन्हें ताकत चाहिए होती है, मिलती नहीं ताकत, तो ऐसे माहौल में ज़रा देते हैं। तो आज तलाल साहब भी ज़रा खुश हो रहे थे। दूसरी स्टेटमेंट तलाल साहब ने ये दी कि 11 साल हो गए हैं इनकी मेन लीडरशिप पर, दहशतगर्दों ने कोई हमला नहीं किया, इन पर दहशतगर्द हमला क्यों नहीं कर रहे, 11 साल हो गए। अब तलाल चौधरी साहब से मेरे जवाब है, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन पिछले 11 सालों में नवाज शरीफ पर कौन सा दहशतगर्दों ने हमला किया, मरियम नवाज पर कौन सा हमला किया, शहबाज शरीफ पर कौन सा हमला किया, हेड ऑफ स्टेट्स पर तो यहां हमले होते रहे, यहां पर परवेज मुशर्रफ साहब पर हमला हुआ, याद कीजिए। तो आप ये भी बता दीजिए कि पिछले 11 साल में कौन से लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं जिनके ऊपर हमला हुआ, कौन से मेजर जनरल साहब हैं जिन पर हमला हुआ या उनके खानदान पर किसी पर हमला हुआ। तो आप अगर डीजी आईएसपीआर साहब, आपको शौक है, आप माशाल्लाह लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, बड़ी देर से आप फौज के अंदर हैं, आप पर कितने हमले हो गए अगर पीटीआई वालों पर नहीं हुए, तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इसलिए मजे का खेज बातें कर रहे हैं आप। लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू प्रूव, ये किस सिमत निकल रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं। और अब आप तलाल चौधरी को आपने छोड़ दिया मार्केट में कि उससे आप ये बातें करवा रहे हैं। मतलब कोई टेस्ट रखिए अपना, कोई थोड़ी सी क्लास रखिए, कोई अपनी वर्दी का लिहाज रखिए। बहरहाल ये मामला बना जी कि आज उन्होंने अच्छा, इस पर भी खुश नहीं हुए। अब सुहेल अफरीदी जो हैं वो उस वक्त बातचीत कर रहे थे बार काउंसिल से, एन उस वक्त वो कोई इख्तियार वली हैं बेचारे केपी से, उनको छोड़ दिया ला के टीवी के ऊपर, ताकि टीवी जो है वो मसरूफ रहे, टेलीविजन किसी सूरत सुहेल अफरीदी की तकरीर ना दिखा दें। इस पर भी दिल खुश नहीं हुआ। फिर जनाब जो टाउट सहाफ़ी थे, गरीदा फारूकी साहबा जैसे और दूसरे, उनको वही मतन जो टेलीविजन को पहले भेजा कि ये चलाएं, वही भेजा जिसमें वही बात कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हर जगह पे होती है, हमारे पास सबूत हैं, फ़लाँ हैं, वही जो पुरानी घिसी पिटी बातें, फ़लाने जरीदे ने अफ़गानिस्तान को टेररिस्ट कह दिया, अमेरिका में एक अफ़गानी ने हमला कर दिया, ये हाल ही में जो वाशिंगटन के अंदर हमला किया था, तो इस वजह से फ़लाँ जरीदे ने कहा, फ़लाँ अखबार ने कहा, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ अफ़गान सिटीज़न ने फ़लाँ जगह पर दहशतगर्दी का हमला कर दिया, तो इसलिए अफ़गानिस्तान दहशतगर्द करार है। डीजी साहब बहुत ही नालायक है आपका दफ्तर। तो फिर इस हिसाब से तो इंडिया कहता है कि बॉम्बे अटैक हमने किया, तो फिर हम दहशतगर्द बन जाएंगे, अगर हमने वाशिंगटन वाली एग्जांपल रखनी है। अगर जरीदों की बात करनी है तो दुनिया के तमाम बड़े जरीदों ने हमें एक्यूज़ कर रखा है कि फलां जगह पर हम दहशतगर्दी करते हैं। आप क्या बातें करते हैं। स्काई न्यूज़ के ऊपर याल्दा हाकिम के प्रोग्राम पर आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर, जिन्हें आप जता के लाए हैं फॉर्म 47 पर, उन्होंने कहा कि हम ये गंदा काम 30 साल से कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर पाकिस्तान दहशतगर्द है। मतलब यू आर लॉस्ट, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। खैर जी, वो अब उन बेचारे टाउटों को बदनाम किया। अच्छा, आगे चलते हैं जी क्विकली। आगे मज़ार कायद के ऊपर आज सुहेल अफरीदी जब गए तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी वहाँ दिया गया। अच्छी मुस्बत बात है, सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, हक बनता था उन्हें वहाँ पर ये उनके साथ बेहतर सलूक किया गया, वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं हम। उसके बाद मज़ार कायद पर जो किताब लिखी होती है, जो वहाँ पर मेहमान आते हैं वो अपने तासरात लिखते हैं। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पर कमाल के तासरात लिखे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाबा कौम के मज़ार पर हाज़िर हो रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि बाबा कौम के जो ख़यालात हैं, जो उनकी तहरीरें हैं, जो उनकी तकारीर हैं, वो पूरा पाकिस्तान सुने और समझे। और स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तमाम इंस्टीट्यूशन, जी डीजी आईएसपीआर साहब आपके लिए भी है ये मशवरा, तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो इरशादात हैं उनको सुने, समझें और एक्ट करें उन पर। वो आपको बता के गए थे बहुत अच्छी तरह 1948 में स्टाफ कॉलेज कोयटा में बता के गए थे कि आपने इधर उधर टांगे नहीं उड़ानी, ये आपका काम नहीं है, सिविलियन का काम है, आपने जो सिविलियन पॉलिसी बनाए उसको फॉलो करना है।
लेकिन अब वो वहाँ पर उन्होंने ज़ाहिर है इनको ये चीज़ समझाई है। मेरा नहीं ख्याल कि डीजी साहब ने समझनी है, क्योंकि डीजी साहब ने तो वो जो सवाती साहब ने कहा है कि आके ब्रीफिंग दें, वो खबर भी रखवा दी है। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा का जो एक मैंडेट है चीफ मिनिस्टर के पास, और पूरा खैबर पख्तूनख्वा कहता है कि हमने ऑपरेशन नहीं करवाना, उसके ऊपर भी टेलीविजन से आज हमला करवा दिया है। आगे चलते हैं। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ। याद होगा हमारी बाजी मरियम, बहुत ही हमारी मोहतरम बाजी हैं, आपको पता है, वो भी मज़ार इकबाल पर गई थी। बाजी ने पूरा पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ था। आपको पता है कि कोरियोग्राफी में बाजी का कोई जवाब नहीं है। झंडे की पट्टी जो थी वो हरी थी, बाकी सूट, और झंडा कह दिया माजरत, बाजी का जो सूट था, उसका जो दुपट्टा था और सूट के जो किनारे थे उन पर हरे रंग की पट्टी थी, चौड़ी वाली थी, महंगी वाली पट्टी, और सूट बाजी का सफ़ेद था। मतलब बाजी खुद ही परचम बनी हुई थी पाकिस्तान का। मतलब मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड की फिल्में आप देखते हैं, मैं बाजी को एक्टर नहीं कह रहा, मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा, औरत कार्ड निकाल लेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको कई दफ़ा हेड ऑफ स्टेट बना के दिखाया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है उनमें अकल भी उतनी होती है। अब अगर कंगना रानावत, जो भी उनका नाम है, रानावत है या रनावत है, जो भी है, वो कंगना साहबा जो है वो इंदिरा गांधी बनी थी। अब इंदिरा गांधी का स्टेचर जाहिर है और था इंटेलेक्चुअल। अब कंगना बेचारी इंटेलेक्चुअली तो इंदिरा गांधी नहीं थी ना, लेकिन वो कोरियोग्राफ हुआ हुआ था सब कुछ। वो साड़ियां भी वैसी पहनती थी, मीटिंग्स भी वैसी करती थी, मेकअप भी वैसा था, वो तिरछी आंख से देख के बात भी वैसे ही करती थी। तो बाजी ने भी इंस्पायर यहीं से हुई है, मेरा ख्याल किसी फिल्म से। बाजी एक्टर नहीं है, मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, लेकिन हुई वो कंगना से या रेखा जी से या किसी और से इंस्पायर हुई हैं कि ऐसे करके सूट शूट भी ठीक पहना होना चाहिए, बैठना भी। तो बाजी जाके वहाँ बैठी भी वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी बैठती थी, बेनज़ीर मोहतरमा बैठती थी, अपनी मार्गरेट थैचर बैठती थी। तो बाजी बैठी भी वैसे, कपड़े शपड़े भी बाजी के ठीक थे, कैमरे का एंगल भी, दुपट्टा किस तरफ से थोड़ा पीछे होना, किस तरफ से आगे होना, सब सेट था। बेड़ा गर्क उस कैमरा मैन का वो जूम कर गया, और बाजी वहाँ कांटे मार रही थी का के की, क्योंकि बाजी की जगह पर, आपको अंदर की बात बता देते हैं कि बाजी की जगह पर हर चीज़ जो लिखी जाती है वो मरियम औरंगजेब लिखती है। अब वहां पर भी यही होना था, बाजी ने का के की वहां एक्टिंग करनी थी। जैसे ही वहां से निकलना था, वो रजिस्टर बाजी के पीएसओज ने साथ रख लेना था। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जो बाद में किया भी गया शायद। वो रजिस्टर साथ रख लेना था चीफ मिनिस्टर ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में। मरियम औरंगजेब साहबा ने उस पर लिख के दस्तखत कर देने थे, और रजिस्टर ला के वापस जो इकबाल, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहां पर रख दिया जाना था। अब वो बेड़ा गर्क हो गया का के की, और आज लोगों ने देख लिया, सुहेल अफरीदी साहब ने फटे चुक दिए, जो कुछ वहां पर लिखा वो सीधा ही डीजी को पैगाम दे दिया। उन्होंने इसको भी मज़ार कायद पर जाने का जो एक इवेंट था, वहां पे भी उन्होंने डीजी साहब को रगड़ा लगा दिया। तो एक तरफ वो कोरियोग्राफ्ड सारा काम है, और दूसरी तरफ जो है वो अवामी किस्म का काम है। फैसला आप करें कि उसमें बेहतर काम कौन सा निकला है, और इनके लिए जो मसाइल बन रहे हैं वो अब आप यहां से खुद ही सोच सकते हैं, मैं इस पर क्या कह सकता हूं। तो ये आपको बता दिया कि आज ये खबरें रखवाई गई हैं और ये सब कुछ किया गया। चलने से पहले आखिरी खबर आपको दे देते हैं कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मंजूरी दे दी, मतलब इन्हें परमानेंट कर दिया। इनमें जस्टिस आसिफ वो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके बेटे ने 2 मासूम जवान लड़कियों को कुचल के मार दिया था। गाड़ी भी नॉन कस्टम पेड थी, बेटा भी अंडर एज था, मतलब उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, और विद इन 3-4 डेज जज साहब ने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए बेटे को बाहर निकाल लिया। उन बेचारी मासूम जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की बच्चियां थी, उनका कत्ल नाहक हो गया। आज उन्हीं खिदमात के एवज जस्टिस आसिफ साहब को अब परमानेंट कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब इसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, तो क्योंकि ये जो सूरत हाल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अल्ताफ हुसैन साहब ही कर सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।